फ्रांस सन 1815। ये वो वक्त था जब गरीबों और मजलूमों पर सरकार अत्याचार किया करती थी। इसी दौर में हमें एक जेल को दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे कैदी होते हैं। इन्हीं कैदी में कैदी होता है जीन, जिसे 19 सालों की सजा सुनाई गई है और इसका जुर्म मात्र इतना था कि उसने अपने भूखे नेफ्यू का पेट भरने के लिए ब्रेड को चुराया था, जिसके लिए उसे इतनी कठोर सजा को सुनाया गया। इसी जेल में एक जेलर होता है जो कि उससे बहुत नफरत करता है, इसीलिए वो जीन से जानबूझकर बहुत मेहनत का काम करवाता है ताकि उसके दिल में जीन के खिलाफ जो आक्रोश, जो नफरत है, उसे शांत कर सके। लेकिन जल्द ही जीन को परोल पर छोड़ दिया जाता है। परोल पर छोड़ने का मतलब सजा खत्म करना नहीं होता, बल्कि बार बार उसे जेलर को अपनी अटेंडेंस देनी होगी। साथ ही समाज में उससे अपने बिहेवियर को बहुत अच्छा रखना होगा। और अब जबकि उसे परोल मिल चुका है तो दर दर काम के लिए भटकता है, लेकिन जब उसके डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं जो कि परोल के हैं, उसे कोई भी काम नहीं देता। सबको लगता है कि वो एक क्रिमिनल है, इसीलिए रात उसे सड़कों पर बितानी पड़ती है। एक दिन उसके पास एक बिशप आते हैं, यानी कि एक पादरी, और उसे अपने साथ घर ले आते हैं जहां पर उसे वो चांदी के बर्तनों में खाना खिलाते हैं। चांदी के बर्तन देखकर उसकी आंखों में लालच आ जाता है और रात को जब बिशप सो रहे होते हैं तो वो उनके चांदी के बर्तन लेकर वहां से भाग जाता है। पर बिशप के लोग उसे पकड़कर वापस बिशप के पास ले आते हैं। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, लेकिन बिशप कहता है कि मैंने इसे अपने चांदी के बर्तन दिए थे, इसीलिए इसे छोड़ दिया जाए। और अब वो जीन से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे अंदर अच्छाई देखी है, मैं चाहता हूं कि तुम इन चांदी के बर्तनों से एक नई जिंदगी की शुरुआत करो और एक अच्छे इंसान बनकर जियो। और जिस तरह से आज मैंने तुम्हारी मदद की है, जब भी तुम्हें मौका मिले तुम भी किसी की मदद करना। जीन ये सब सुनकर हैरान हो जाता है और उसका शुक्रिया अदा करके अपने परोल के डॉक्यूमेंट्स को फाड़कर इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए निकल पड़ता है। 8 साल बीत जाते हैं। 8 सालों के बाद हमें जीन को दिखाया जाता है, जिसकी आज खुद एक फैक्ट्री है। वो जिस जगह रहता है वहाँ का वो मेयर है। उसकी फैक्ट्री में फैंटीन नाम की एक लड़की काम करती है जिसकी एक बेटी भी है, लेकिन उसकी बेटी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। उसकी बेटी उसके अंकल के साथ रहती है, और जब ये बात उसके साथ काम करने वाली फीमेल्स को पता चलती है कि बिना शादी के उसकी बेटी है, तो सब उसके खिलाफ हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जीन भी आ जाता है। जीन इससे पहले कि सबको शांत करता, वो देखता है कि वही जेलर जिसकी जेल से उसे परोल मिला था, उसका ट्रांसफर इसी शहर में कर दिया गया है। अब वो पुलिस चीफ है। और अब जीन उसे देखकर अपने मैनेजर से कहता है कि तुम इन सब से बात करो, और खुद वो जेलर से यानी कि पुलिस चीफ से मिलने के लिए जाता है। उसका जो मैनेजर होता है, फैंटीन के ऊपर हमेशा से उसकी गंदी नजर थी और अब वो इस मौके का फायदा उठाना चाहता है, इसीलिए फैंटीन के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से फैंटीन को वो थप्पड़ मार देती है और अब फैंटीन उसे काम से निकाल देता है। वहीं जीन पुलिस चीफ के पास जाता है और जब पुलिस चीफ उसे देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो जीन से पहले कभी मिल चुका है। वो जीन से इस बारे में पूछता भी है, पर जीन साफ साफ मना कर देता है। और जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी बाहर से शोर की आवाज आती है। ये दोनों बाहर जाते हैं। जीन देखता है कि उसका एक एम्प्लॉय गाड़ी के नीचे आ गया है, इसीलिए खुद वो उस गाड़ी को उठाने लगता है और उसके उठाने के तरीके से पुलिस चीफ उसे पहचान जाता। उसे याद आ जाता है कि वही जीन है जिसने परोल को तोड़ा था जब वो जेलर था। आज से 8 साल पहले वो परोल को तोड़कर हमेशा के लिए गायब हो गया और फिलहाल उसके पास कोई सबूत नहीं है। वहीं फैंटीन को दिखाया जाता है जिसे पैसों के लिए अपने बाल बेचने पड़ते हैं, फिर भी उसके पैसे पूरे नहीं होते, इसीलिए अब उसे अपने जिस्म का भी सौदा करना पड़ता है। उसे पैसों की जरूरत है क्योंकि किसी भी कीमत पर उसे अपने अंकल को अपनी बेटी के लिए पैसे भिजवाने होंगे, इसीलिए मजबूरी में अब उसे काम करना पड़ता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। एक आदमी उसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है, जिससे फैंटीन को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने नाखूनों से उसके मुंह को पूरी तरह से खरोच देती है, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस चीफ को बुलाया जाता है और अब वो आदमी झूठ कह देता है कि मैं यहाँ से सिर्फ जा रहा था, इस लड़की ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। फैंटीन कहती है कि ये झूठ कह रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और जेलर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहता। फैंटीन कहती है कि
कि अगर मैं जेल चली गई तो मेरी बेटी का क्या होगा, अभी वो बहुत छोटी है। तभी यहाँ पर जीन भी आ जाता है जो फैंटीन की इस बात को सुन लेता है और पुलिस चीफ से कहता है कि इसे छोड़ दो। और अब वो फैंटीन से पूछता है कि तुम्हारी ऐसी हालत का जिम्मेदार कौन है। फैंटीन गुस्से में कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हारी फैक्ट्री में काम किया करती थी, तुम्हारे होते हुए तुम्हारे मैनेजर ने झूठ बोलकर मुझे वहां से निकाल दिया, जिस वजह से मजबूरी में मुझे काम करना पड़ा। जीन उसकी बात सुनकर पूरी तरह से सदमे में आ जाता है। उसे यकीन नहीं होता ये उसकी वजह से एक लड़की की ऐसी हालत हो गई। वो बहुत ज्यादा जख्मी होती है, इसीलिए खुद जीन उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। जिसके बाद पुलिस चीफ उसके पास आता और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पैरोल से भागा हुआ एक मुजरिम समझ रहा था, पर अब वो पकड़ा गया है। ये बात सुनकर खुद जीन भी हैरान होता है कि उसकी जगह किस बेगुनाह को पकड़ लिया गया, उसकी सजा किस बेगुनाह को मिल रही है। जीन ऐसा होते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए खुद वो कोर्ट के पास जाता है और बताता है कि मैं ही वो इंसान हूँ जो पैरोल के रूल को तोड़कर भाग गया था। मैंने उस कागज को फाड़ दिया था और मेरी सजा किसी बेगुनाह को मिलने वाली है। पर सब समझते हैं कि अब उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। इसके बाद जीन हॉस्पिटल में जाता है जहां पर फैंटीन एडमिट होती है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। जीन उसे कहता है कि तुम अपनी बेटी की चिंता मत करो, मैं हमेशा उसका ध्यान रखूंगा। इसके बाद फैंटीन की मृत्यु हो जाती है और अब यहाँ पर पुलिस चीफ भी आ जाता है जो कहता है कि तुमने सच कहा था, तुम वही कैदी हो जो पैरोल तोड़कर भागे थे, मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ। वो जीन को अरेस्ट करना चाहता है और जीन उसे समझाता है और कहता है कि मुझे फैंटीन की बेटी का ध्यान रखना है, एक बार मैं अपना काम पूरा कर लूं उसके बाद मैं खुद अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। पर वो उसकी बात नहीं सुनना चाहता, इसीलिए इन दोनों के बीच में मुठभेड़ हो जाती है और मौका पाकर यहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हमें फैंटीन की बेटी को दिखाया जाता है जिसका नाम कॉसेट है। कॉसेट अपने अंकल के साथ रहती है, लेकिन उसके अंकल एक अच्छे इंसान नहीं है। वो उस छोटी बच्ची से घर का सारा काम करवाते हैं और हमेशा फैंटीन के पैसों का इंतजार करते हैं। पर अब जीन यहाँ पर पहुंच जाता है जो अच्छे खासे पैसों के बदले कॉसेट को अपने साथ ले जाता है। 9 साल बीत जाते हैं जिसके बाद हमें पेरिस में दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे क्रांतिकारी हैं जो सरकार के खिलाफ हैं। इसी में मैरियस नाम का एक स्टूडेंट भी होता है और जब वो भीड़ में कॉसेट को देखता है तो पहली नज़र में उसे कॉसेट से प्यार हो जाता है जो कि अब बड़ी हो चुकी है। पिछले 9 सालों से वो जीन के साथ पेरिस में रहती है। मैरियस कॉसेट को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसे कॉसेट के बारे में कुछ पता नहीं चलता। और अब कॉसेट के अंकल और उसकी आंटी भी पेरिस आ जाते हैं जहां पर वो जीन को पकड़ लेते हैं और कॉसेट के बदले वो उससे और पैसों की डिमांड करते हैं। और तभी यहाँ पर पुलिस चीफ आ जाता है जिसे देखकर जीन और कॉसेट यहाँ से भाग जाते हैं। और अब पुलिस चीफ कॉसेट के अंकल के पास आते हैं। वो पुलिस चीफ से झूठ बोल देते हैं कि एक आदमी ने उनकी बच्ची को उनसे चुरा लिया है। पुलिस चीफ कहता है कि तुम चिंता मत करो, जल्दी हम उस आदमी को पकड़कर तुम्हारी बच्ची को तुम तक पहुंचा देंगे। वहीं दूसरी तरफ हमें मैरियस को दिखाया जाता है जो अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ होता है। तभी वहां पर एक बच्चा आता है जो उन्हें खबर देता है कि जनरल की मृत्यु हो चुकी है। जो सुनकर मैरियस और उसके सभी साथी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं क्योंकि जनरली एक ऐसे ऑफिसर थे जो गरीबों का साथ देते थे, वो हमेशा गरीबों के बारे में ही सोचते थे। और तभी यहाँ पर मैरियस की दोस्त आती है जिसे मैरियस ने कॉसेट को ढूंढने का काम दिया था। वो मैरियस को भीड़ से अलग बुलाकर उसे बताती है कि उसने कॉसेट को ढूंढ लिया है। दरअसल मैरियस की दोस्त जिसने कॉसेट को ढूंढा है इसे नहीं पता कि ये कॉसेट की कजन है, ये कॉसेट के अंकल की बेटी है। वही हमें कॉसेट को दिखाया जाता है जिसे खुद भी मैरियस से प्यार है। जीन उसे समझाता है कि हमारे पास इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं है, पर कॉसेट को भी मैरियस से प्यार हो चुका है। वही मैरियस अब कॉसेट से मिलने के लिए आता है
और उससे अपने प्यार का इजहार करता है, जो उसकी दोस्त को यानी कि कॉसेट के अंकल की बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि वो हमेशा उससे प्यार करती थी। लेकिन कभी मैरियस ने उस पर ध्यान नहीं दिया और ना ही उसने अपने दिल की बात कभी मैरियस को बताई। और तभी जीन की आवाज आती है, जिस वजह से कॉसेट अपने घर चली जाती है। यहाँ कॉसेट के अंकल की बेटी भी उदास होकर अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी वो देखती है कि उसके डैड यानी कि कॉसेट के अंकल कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ जीन के घर की तरफ जा रहे हैं। दरअसल ये उसे पकड़ना चाहते हैं, पर वो शोर मचाना शुरू कर देती है, जिससे जीन को पता चल जाता है कि कोई खतरा है। और अब वो तय कर लेता है कि वो अपनी बेटी कॉसेट के साथ यहाँ से हमेशा के लिए इंग्लैंड चला जाएगा। कॉसेट यहाँ से जाने से पहले एक लेटर मैरियस के नाम लिखकर अपने अंकल की बेटी को दे देती है, ताकि वो मैरियस को ये लेटर दे दे और उसे पता चल जाए कि वो इंग्लैंड गई है। वहीं हमें जनरल की शव यात्रा को दिखाया जाता है, जहां सड़क पर बहुत सारे क्रांतिकारी हैं जो सरकार के खिलाफ हैं और अब उन्होंने एक आंदोलन छेड़ दिया है। दरअसल वो यहाँ की सरकार को गिराना चाहते हैं और सरकार इस आंदोलन को रोकने का काम उसी पुलिस चीफ को देती है, जो कभी जेलर हुआ करता था, जो किसी भी कीमत पर जीन को पकड़ना चाहता है। वो इस आंदोलन का पता लगाने के लिए, इनके बड़े बड़े लीडर्स को पकड़ने के लिए क्रांतिकारियों के बीच में उन्हीं का भेष बदलकर शामिल हो जाता है। पर एक बच्चा उसे पहचान लेता है, जिसके बाद सभी क्रांतिकारी उसे पकड़ लेते हैं। वही रात को हमें दिखाया जाता है कि इन क्रांतिकारियों के ऊपर पुलिस वालों ने हमला कर दिया है, जिसमें एक गोली कॉसेट के अंकल की बेटी को भी लग जाती है, जिसके पास उसका लेटर है। पर मरने से पहले वो मैरियस को लेटर दे देती है। दरअसल वो एक अच्छी इंसान है, वो बिल्कुल अपने माँ बाप जैसी नहीं है। और अब मैरियस उस लेटर को पढ़ता है, जिसके बाद वो कॉसेट के लिए एक लेटर लिखता है और एक बच्चे को देते हुए कहता है कि इसे कॉसेट को दे देना। पर वो लेटर जीन को मिल जाता है और जब जीन उस लेटर को पढ़ता है तो उसे एहसास होता है कि मैरियस और कॉसेट एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उसे ये भी एहसास होता है कि शहर के जो हालात हैं, इसमें मैरियस की जिंदगी का कभी भी खात्मा हो सकता है और अब वो मैरियस को बचाना चाहता है। इसीलिए वो पुलिस के कपड़े पहनकर उस जगह पहुंच जाता है जहां पर पुलिस ऑफिसर्स ने बैरिकेड्स को लगाया होता है। सभी क्रांतिकारी वहां पर पहुंच जाते हैं, वो जीन को भी पकड़ लेते हैं और इससे पहले कि वो जीन को नुकसान पहुंचाते, एक बच्चा उसे पहचान जाता और कहता है कि ये हमारा साथी है और अब उसे छोड़ दिया जाता है। जीन यहाँ पर देखता है कि पुलिस चीफ को यानी कि उसी जेलर को इन क्रांतिकारियों ने लटका रखा है, वो उसे मारना चाहते हैं। जीन कहता है कि इसे मेरे हवाले कर दो, मैं खुद इसे मारूंगा। इसके बाद वो पुलिस चीफ को नीचे ले जाता है और कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। वो जानबूझकर हवा में एक गोली चलाता है, जिस गोली की आवाज सुनकर सबको लगता है कि जीन ने पुलिस चीफ को मार दिया है। अगली सुबह इनके ऊपर पुलिस हमला कर देती है, जिसमें सभी क्रांतिकारी मारे जाते हैं। मैरियस को भी एक गोली लग जाती है, वो जख्मी होता है, पर जीन किसी तरह से अपने आप को बचा लेता है और अब वो मैरियस की जान बचाने के लिए उसे नीचे सूअर में ले जाता है। दोनों के दोनों बहुत जख्मी है। कुछ देर के बाद यहाँ पर पुलिस चीफ आता है, जो क्रांतिकारियों की डेड बॉडीज को देखता है। इसमें एक छोटे बच्चे की बॉडी भी होती है, जिसे एक दिन पहले उसने जिंदा देखा था। ये देखकर उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है और वो अपने बैज को उस बच्चे के ऊपर रख देता है। यहाँ पर उसे जीन की बॉडी नहीं मिलती। तभी उसकी नजर उस सुअर पाइप पर पड़ती है, जहाँ से जीन मैरियस को लेकर नीचे भागा था। उसे शक हो जाता है कि हो ना हो जीन अब भी जिंदा है, जो नीचे सुअर में गया है। वहीं सुअर में हमें दिखाया जाता है जहां पर जीन और मैरियस पूरी तरह से बेहोशी की हालत में होते हैं। तभी वहां पर कॉसेट के अंकल आ जाते हैं, जो मैरियस के हाथ से उसकी रिंग को निकाल लेते हैं, क्योंकि वो एक लालची इंसान है। लेकिन अब जीन की आंख खुल जाती है। वो कॉसेट के अंकल को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बताओ। उसके अंकल को बाहर जाने का रास्ता बताना पड़ता है। दरअसल ये अंदर फंस गए थे, सुअर का अंदर जाल था, इसीलिए इन्हें बाहर जाने का
का रास्ता नहीं मिल रहा था। और अब जब इस सूअर से बाहर निकलते हैं तो सामने वही पुलिस चीफ होता है जो कभी जेलर था। दरअसल उसे पता था कि यहीं से जीन और जो भी अंदर है वो बाहर निकलेंगे। जीन के साथ मैरियस होता है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वो पुलिस चीफ से कहता है कि इस लड़के की जान बचाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इस वक्त मुझे यहाँ से जाने दो। पुलिस चीफ जीन को नहीं रोकता, उन्हें जाने देता है क्योंकि उसके दिल में गिल्ट है। वो अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है, इसीलिए खुद वो अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेता है। वहीं कुछ दिनों के बाद मैरियस को होश आ जाता है और जब उसे पता चलता है कि उसके सभी साथी मारे गए तो वो पूरी तरह से टूट जाता है। पर अब उसके साथ कॉसेट है। जीन उसे अपनी जिंदगी की सारी सच्चाई बता देता है। वो कहता है मैं वादा करता हूँ कि कभी मैं इस बारे में कॉसेट को कुछ नहीं बताऊंगा। जिसके बाद जीन उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चला जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके अतीत की वजह से मैरियस और जीन की जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए। मैरियस और जीन अब एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं, लेकिन एक बार फिर से कॉसेट के अंकल यहाँ पर आकर मैरियस को ब्लैकमेल करते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम एक क्रांतिकारी थे, तुमने भी सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था। बातों ही बातों में वो उसे ये भी बता देता है कि जिस दिन तुम्हारे सभी साथी मारे गए थे उस दिन जीन ने तुम्हारी जान बचाई थी। दरअसल मैरियस को अब तक इस बारे में कुछ पता नहीं था और अब उसे एहसास होता है कि जीन का उसके ऊपर कितना बड़ा एहसान है। वो उससे जीन का पता पूछता है, हालांकि वो उसे नहीं बताना चाहता, लेकिन जब वो उस पर हमला करता है तो मजबूरी में कॉसेट के अंकल को उसे जीन का पता बताना पड़ता है। जिसके बाद वो कॉसेट को लेकर उस जगह पहुंच जाता है जहां पर जीन है। जीन अकेला है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। उसके मरने से पहले फैंटीन की आत्मा उसके पास आती है और उसकी बेटी का ध्यान रखने के लिए उसे शुक्रिया अदा करती है। और अब यहाँ पर मैरियस और कॉसेट भी पहुँच जाते हैं। जीन मरने से पहले कॉसेट को अपना एक कन्फेशन लेटर देता और कहता है कि मेरे मरने के बाद इस लेटर को ज़रूर पढ़ना। इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद हमें जीन की आत्मा को दिखाया जाता है जो फैंटीन के साथ है और अब वहाँ पर वो बिशप से भी मिलते हैं जिनके एक उपकार की वजह से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। अगर उन्होंने उसे वो चांदी के बर्तन और वहाँ से भागने का मौका नहीं दिया होता तो शायद वो पूरी जिंदगी जेल में बिताता, उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन उसने अपनी जिंदगी में अच्छे काम किए जिसकी उसे आज बहुत खुशी है। साथ ही मरने से पहले उसने कॉसेट को एक कन्फेशन लेटर दिया था जिसमें उसकी सारी सच्चाई थी उसके पास्ट के बारे में, जो उसके साथ हुआ वो सब कुछ। यानी कि कॉसेट को भी उसकी जिंदगी का सारा सच पता चल चुका है और वो भी हमेशा उसके लिए ग्रेटफुल रहेगी। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।